हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोसरा आईटीआई क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डीसी वायर एंड एसी वायर। इससे पहले के वीडियो में हम लोग डीसी एसी के बारे में डिस्कस किए हैं। उससे पहले फेज न्यूट्रल अर्थ के बारे में डिस्कस किए हैं, ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कस किए हैं। उससे पहले एटम, परमाणु, अणु और पदार्थ, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब के बारे में डिस्कस किए हैं। ठीक है, क्योंकि आज जो ये है ये भी थोड़ा सा जानकारी ले लेना जरूरी है। ठीक है ना, वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है ना, थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या होता है डीसी वायर, एसी वायर। तो डीसी वायर में जो होता है सो डबल इंसुलेटेड किया जाता है। वैसे अब जो है एसी वायर में भी डबल इंसुलेटेड होता है, क्योंकि अब जो गांव घर में जो अब देखते हैं ट्रांसमिशन कवर वायर यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो कवर वायर यूज किया जाता है तो उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो इफेक्टिव होगा। तो वहाँ पे भी डबल कोटिंग किया जाता है, इंसुलेटेड रहता है। ठीक है ना, लेयर उससे ज़्यादा कहीं। पहले क्या था कि सोलर प्लेट से ही सिर्फ लेके जाया जाता था। तो वो क्या होता था कि वो वायर सूरज के उस वायर पे सूरज की किरणें पड़ती थी, जिससे क्या होता था वो वायर इफेक्टिव होती थी। तो इसीलिए डीसी वायर जो होता था सो डबल इंसुलेशन किया जाता था, यानी डबल कोटिंग किया जाता है, की जाती है। ठीक है ना, जैसे डीसी वायर सोलर में यूज करते हैं, सोलर पैनल। ठीक है ना, तो वायर धूप में रहती है, तो इसीलिए क्या होता है कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जाती है। अब क्या है कि एसी वायर में भी अब एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, इसीलिए कि अब जो कनेक्शन हो रही है, अब जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से जो घर तक जो आती है तो उसमें भी कवर वायर लेके जाते हैं। ठीक है ना, तो वो भी इससे कहीं ज़्यादा हैवी इंसुलेटेड किया जाता है, उसमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जाती है। अब पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, डीसी वायर में एसी के मुकाबले सेम साइज में डीसी वायर की कंडक्टर ज़्यादा पतला होता है। ठीक है ना, डीसी वायर में उसमें जो कंडक्टर होता है तो थोड़ा सा पतला पतला होता है। ठीक है ना, डीसी वायर में एसी वायर के मुकाबले सेम साइज अगर 1 mm का लेंगे तो 1 mm एसी वायर में जो कंडक्टर होगी थोड़ा सा मोटा होगी और डीसी में पतला पतला और गुच्छा होगी, ज़्यादा संख्या में होगी। तो वही नेक्स्ट पॉइंट है, डीसी वायर में कंडक्टर की संख्या ज़्यादा होगी, पतला होगा तो गुच्छा होगा ही, है ना। डीसी वायर में हर एक कंडक्टर वायर पर जिंक की कोटिंग की जाती है। जिंक की कोटिंग की जाती है, क्यों की जाती है? तो डीसी वायर में दिखने में एल्युमिनियम वायर की तरह होती है, लेकिन डीसी वायर कॉपर का ही होता है। उसके कंडक्टर के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है। ठीक है ना, जिंक की कोटिंग रस्ट प्रूफ बनाने के लिए की जाती है, ताकि इस कॉपर वायर पर कोई जंग न लगे, है ना। डीसी वायर अधिकांशतः आउटसाइड डोर पर प्रयोग किया जाता है, इसीलिए डीसी वायर के ऊपर यूवी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है ना, यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट। वो अल्ट्रा वायलेट सूर्य से निकलने वाली किरणें होती है। ठीक है ना, सूर्य से निकलने वाली किरणें होती है, वो यूवी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है ना, अब एसी वायर भी वैसा ही आने लगा है। ठीक है ना, इसीलिए डीसी वायर टीयूवी सर्टिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, साथ में MNRE सर्टिफाइड होनी चाहिए। ठीक है ना, डीसी वायर में यदि 20 एम्पियर 25 एम्पियर की धारा प्रवाह हो
तो उसमें क्या कितना mm का यूज करेंगे, तो उस जैसे 20 है तो 20 डिवाइड बाई 5, 25 है तो 25 डिवाइड बाई 5, ठीक है ना, 5 से भाग दे देंगे, जितना रिजल्ट होगा उतना mm² का वाइड यूज करेंगे। तो 20 से 5 और 20 4 5 25, यानी 5 से भाग देकर जो रिजल्ट होगा यानी 4 या 5 mm² का वायर लगाना चाहिए। अगर 20 एम्पियर का धारा प्रवाह हो रहा है तो कितना mm का वायर लगाएंगे, 5 और 20 4 mm का। अगर 25 एम्पियर का धारा प्रवाह हो तो कितना mm का वायर लगाएंगे, 5 mm² का, ठीक है ना। 1² mm के डीसी वायर से 5 एम्पियर तक का करंट को झेल सकती है, इसलिए 5 से डिवाइड करते हैं। दिशा, विद्युत धारा जो है सो इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह के दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, न कि प्रोटॉन्स के प्रवाह की दर को। प्रोटॉन्स के प्रवाह की दर को भी विद्युत धारा कह सकते हैं जब प्रोटॉन्स के प्रवाह से विद्युत उत्पन्न होता तब। क्योंकि प्रोटॉन्स तो होता है नाभिक में, वो तो मुक्त अवस्था में होगा नहीं, तो वो तो उसका मूवमेंट होगा ही नहीं, वो एक एटम से दूसरे एटम में जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो नाभिक में होता है। तो ये संभव है ही नहीं कि प्रोटॉन्स का प्रवाह हो सके, कभी संभव है ही नहीं कि प्रोटॉन्स की प्रवाह हो सके, इसीलिए कि प्रोटॉन्स जो है सो नाभिक में होता है। वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स की भी प्रवाह अगर होती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह होती है, जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित होती है। जो फर्स्ट ऑर्बिट में होती है उसका प्रवाह नहीं होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित होती है, उस इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है जो मुक्त अवस्था में होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि विद्युत धारा क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह, है ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो यानी डायरेक्शन में अगर पूछा जाए कि विद्युत धारा में करंट का डायरेक्शन क्या है, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, निगेटिवली चार्ज, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर उसकी प्रवाह होती है, ठीक है ना। निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि प्रोटॉन्स जो नाभिक में उपस्थित है सो, जो एक्सेप्टर होता है, जो डोनर होता है, आगे हम बताएंगे, डोनर पॉजिटिव, एक्सेप्टर निगेटिव होता है, ठीक है ना। तो वो होता है, ठीक है ना। तो यानी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हो रहा है। जहां खाली जगह है वहां इलेक्ट्रॉन्स पेयर बनाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, ना कि प्रोटॉन्स के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। हमेशा याद रखना है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ जाएगी, ये पॉसिबल है। प्रोटॉन्स निगेटिव की तरफ आएगी, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव है ही नहीं। यानी विद्युत धारा की दिशा जो होती है सो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। तो जहां जैसे डीसी करंट में हम बताए हैं कि करंट का दिशा क्या होती है, एक ही दिशा होती है ना। तो एक ही दिशा होती है, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर एक ही दिशा में चलेगी, ठीक है ना। और एसी करंट में क्या होता है कि जब प्लस 230 वोल्ट हो तो फेज से न्यूट्रल, और माइनस 230 हो तो न्यूट्रल से फेज की ओर होती है, ठीक है। आवेश, इससे पहले भी हम स्टार्टिंग समय में हम आवेश के बारे में हम बताए हुए हैं। आवेश एक प्रकार का गुण है पदार्थ का, ठीक है ना।
जैसे मानव प्राणी में होता है ना आवेश का अपना अपना गुण, और ठीक वैसा ही इसमें भी आवेश का अपना अपना गुण है। तो यहाँ पे देखिए, यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है। ठीक है ना, जैसे मानव प्राणी में आवेश होता है ना, गुस्सा, मौन धारण करना, मनमुटाव, आवेशित होने के बाद ही ऐसा होता है प्रतिक्रिया। तो ठीक उसी तरह वस्तु में भी अपना एक गुण होता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह होती है ना, तो उसमें आकर्षण विकर्षण होता है, और यही आकर्षण विकर्षण के कारण हमारा मोटर और जनरेटर का फंक्शन कार्य संपन्न होता है। ठीक है ना, तो यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है। जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या असमान होती है उन पदार्थों में कि विद्युत आवेशित पदार्थ कहते हैं। जब ये असमान हुआ तभी तो, यानी तो इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता या इलेक्ट्रॉन्स की कमी, अधिकता हो गया यानी इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज ज्यादा है उसमें, इलेक्ट्रॉन्स की कमी यानी निगेटिव चार्ज कम है ना। तो यही इलेक्ट्रॉन्स की कमी या अधिकता के कारण वस्तु मतलब आवेशित हो रही है ना। तो क्या है, जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या असमान होती है उन पदार्थों की विद्युत आवेशित पदार्थ कहते हैं, है ना। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताई थी। सबसे पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक जो हैं सो विद्युत मतलब वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया बताई थी। जैसे एवोनाइट की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ा गया तो उसमें कुछ आकर्षण विकर्षण देखा गया था, तो वो क्यों हुआ, तो ये सबसे पहले जो है सो ये थेल्स नामक वैज्ञानिक ने ही बताए थे। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन आए तो वो धन आवेशित और ऋण आवेशित का नाम दिए, है ना। थेल्स के अनुसार जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के कारण धन आवेशित हो जाता है तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋण आवेशित हो जाता है। तो यह जो है एक स्थिर विद्युत का उदाहरण है। जो पहले भी हम बताए थे कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा होता है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को ही स्थिर विद्युत कहते हैं और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी को चल विद्युत कहते हैं, ठीक है ना। तो वही जो है स्थिर विद्युत का खोज जो है सो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने ही किया था और इसका व्याख्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे, ठीक है ना। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन धन और ऋण शब्द का उच्चारण वही किए थे, ठीक है ना। और ये जो है सिर्फ आवेशित, एक सेकेंड, हाँ, तो थेल्स के अनुसार जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के कारण क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो धनावेशित होगा और जो इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करेगा वो ऋण आवेशित होता है, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के कारण क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने के कारण, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने के कारण क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। यह स्थिर विद्युत का उदाहरण है, ठीक है। जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है तो एवोनाइट की छड़ इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ग्रहण करने लगती है, तो उसके कारण क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है, ठीक है ना। तथा बिल्ली की खाल जो है सो इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करने
त्याग करती है तो उसके कारण क्या होता है, धनावेशित हो जाता है। यह भी एक स्थिर विद्युत का उदाहरण है, जो कि ये किसने दिए थे, थेल्स ने, ठीक है ना। थेल्स के अनुसार Q बराबर NE होता है, ये फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू NE, ठीक है ना। जहां Q बराबर उत्पन्न आवेश होता है, आवेश जो उत्पन्न होता है वो कैसे उत्पन्न आवेश के निकालेंगे, तो कैसे, तो त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन्स त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है उसकी संख्या, एक इलेक्ट्रॉन्स का आवेश, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्पन्न आवेश निकलेगा, ठीक है। जब पदार्थ के परमाणुओं में सामान्य से अधिक इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है, तो तब उसे ऋण आवेशित पदार्थ कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, अधिक हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन्स अधिक है, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होता है, तो वो क्या होगा, पदार्थ ऋण आवेशित पदार्थ होगा, ठीक है। जब इसमें सामान्य से कम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, यानी कोई पदार्थ में सामान्य से कम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, तो वह पदार्थ क्या होता है, धन आवेशित होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, ठीक है ना। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है ना। जो इस चीज का विश्लेषण जो इससे पहले कहते हैं ना कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जो विश्लेषण किए हैं, व्याख्या किए, वो कौन किए हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही किए थे। वो क्या किए थे, उसको धन और ऋण शब्द वही उच्चारित किए थे, इससे पहले धन और ऋण शब्द नहीं था, बस वो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने आकर्षण विकर्षण किया हुआ, यहीं तक वो स्थित रहे, लेकिन ये धन और ऋण शब्द के बारे में ये बताया, ठीक है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। आवेश का ऐसा मात्रक जो होता है सो कूलम्ब होता है, इसे एम्पियर सेकेंड भी कहते हैं। एक कूलम्ब आवेश में जो होता है 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी एक कूलम्ब बराबर 1/10 EMU होता है। अगर ESU में परिवर्तित करेंगे तो 3 इंटू 10⁹ ESU होता है। ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आते हैं कि एक कूलम्ब बराबर कितना EMU और कितना ESU। EMU हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ESU हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। कूलम्ब्स लॉ आप लोग 12th में प्रकृति पे मेनली मूलतः 4 प्रकार के बल होते हैं, ऐसा पढ़े होंगे, ठीक है ना। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है ना। इस तरह का मूलतः 4 बल होते हैं, ठीक है ना। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में आकर्षण सिर्फ होता था, इसमें क्या है कि आकर्षण और विकर्षण दोनों होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर विकर्षण अगर होता तो क्या हम लोग ऑलवेज टाइम पे धरती पे स्थित होते? क्यों स्थित है ऑलवेज टाइम? क्योंकि उसमें ओनली वन आकर्षण बल है। अगर प्रतिकर्षण होता तो कभी ऊपर फेंका जाते आसमान में, है कि नहीं। तो हर बल में कुछ न कुछ आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण होता ही है, सभी में नहीं, ग्रेविटेशनल में नहीं, इसमें आकर्षण विकर्षण दोनों होता है। तो मेनली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर ये कूलम्ब्स लॉ उसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें है क्या कूलम्ब्स लॉ, देखते हैं। अगर कोई दो आवेशित वस्तु हो गया,
जैसे आपस में रगड़ने के बाद आकर्षण कुछ होता है ना, किस कंघी लगाते हैं तो आकर्षित होने लगता है ना, तो वो दोनों के बीच कितना का बल लग रहा है वो फाइंड करना है, ठीक है ना। तो दो पिंड होता है आपस में, दो वस्तु होगा, दो पिंड होगा, तो दो पिंड में एक का नाम दे दिया गया Q1 तथा दूसरा का नाम Q2, और उसके बीच कुछ न कुछ दूरी होगा। जैसे एबोनाइट के छड़ और रेशम के कपड़ों को आपस में रगड़ा गया तो उसमें आकर्षित कुछ हुआ ना, आकर्षित होने के मतलब कितना दूरी पे वो आकर्षित हो रहा है, दूरी भी है और दो पिंड भी है, तो वो दो पिंड और उनके बीच की दूरी, ठीक है ना, तो वो उसको कैलकुलेट करके चलना है, तब तो फोर्स हम निकाल पाएंगे दोनों के बीच कितना बल लग रहा है। तो जैसे दूरी हो गया तो दूरी यहाँ r मान लिए, ठीक, और दो पिंड है तो Q1 तथा Q2, ठीक है। एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच कार्य करने वाला विद्युत आकर्षण बल क्या होता है, तो विद्युत आकर्षण बल उनके बीच यानी उनके आवेशों के गुणनफल, ये जो दो आवेशित पिंड है इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती, कूलम्ब्स ने कहा कि इन दो आवेशित पिंडों के गुणनफल के समानुपाती तथा इन दोनों पिंडों के बीच के दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है, तो वही फोर्स होता है ना। उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो आवेशित पिंड क्या हो गया, Q1 तथा Q2, तो फोर्स समानुपाती हो गया Q1 Q2। अब सेकेंड, दोनों आवेशित पिंडों के बीच के दूरी r के वर्ग स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली हो गया तो 1 हो जाएगा, तो F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक है। अब देखते हैं दो इक्वेशन बन गया। अब ये दोनों इक्वेशन से देख लेते हैं, दोनों को सम्मिलित करेंगे तो क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और अपन में क्या हो जाएगा ये r², ठीक है, Q1 इंटू Q2 अपन r²। अब इसको इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना, जो K इंटू Q1 इंटू Q2 अपन r² होता है। उस K का मान होता है 1/4πε0, जो ε0 निर्वात की परम वैद्युतशीलता होता है, इसको ε0 बोलते हैं। अगर ये सुनना नहीं रहेगा तो वहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन बोलेंगे, ठीक है। इसका मान कुछ होता है, K का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, या फिर फैराडे पर मीटर। ये F हो गया फैराडे, ये M से मीटर, ये N से न्यूटन, ये M से मीटर, ये कूलम हो गया, ठीक है ना। तो ये K का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये मान रख दिए तो 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपन r²। चाहे तो ये भी मान इसको रख देंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपन r², ये भी हो जाएगा। जहाँ ε0 का मान जो होता है सो 8 × 85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर फैराडे पर मीटर, ठीक है। इस सूत्र के द्वारा चुंबकीय ध्रुवों के बीच का बल भी ज्ञात किया जाता है। किसी पदार्थ का विद्युतशीलता 1 से अधिक होती है। आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी, ये 3 प्रकार का होते हैं, ठीक है ना। आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है लीनियर टाइप, दूसरा होता है सरफेस टाइप, एक होता है वॉल्यूम, ठीक है ना। रैखिक आवेश घनत्व, जिसका हिंदी होता है, इंग्लिश होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। क्षेत्रीय सतह आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब रैखिक आवेश घनत्व क्या है, तो प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। क्षेत्रीय सतह आवेश घनत्व,
प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेशों की मात्रा को सतह आवेश घनत्व कहते हैं। अब वॉल्यूम प्रति एकांक आयतन पर आवेशों की मात्रा को, आयतन पर कुल आवेशों की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से सूचित किया जाता है, इसको बोलते हैं लैम्डा। ठीक। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से सूचित करते हैं। ठीक है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से सूचित करते हैं। ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर होता है Q/L, जिसका मात्रक होता है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। Q से कूलम्ब और L लंबाई मीटर स्क्वायर होता है। सॉरी, मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर होगा, लंबाई हो है तो मीटर होगा। ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर के पावर -1। ठीक है। कूलम्ब पर मीटर, यानी ये सेंटीमीटर नहीं समझना है, इसको कूलम्ब समझना है। ठीक ना। कूलम्ब इंटू मीटर के पावर ऊपर में चल गया है -1। ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का होता है Q/A, एरिया हो गया, C/कूलम्ब मीटर स्क्वायर। तो यहाँ कूलम्ब इंटू मीटर के पावर -2। ठीक है। ये सिग्मा बराबर। ठीक है। और जो होता है रो बराबर Q/V, जिसका ऐसा मात्रक होता है, जिसका मात्रक होता है कूलम्ब पर मीटर क्यूब। यानी इसको अगर ऊपर में करेंगे तो भाग को ऊपर में करते तो पावर माइनस में आ जाता है। तो कूलम्ब इंटू, ऐसे सेंटीमीटर पढ़ लीजिएगा, सेंटीमीटर नहीं, कूलम्ब इंटू मीटर के पावर -3 हो जाता है। ठीक है। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इसी के साथ धन्यवाद।